प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बेटा, ये जो लैब साइंस का महारण हमने शुरू किया था, एक हमने मन में एक दृढ़ फैसला लिया था कि लैब साइंस 15 दिन में कंप्लीट करनी है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था बेटा, 15 दिन में इस लैब साइंस को कंप्लीट करने का उसी के सीरीज में एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। हमने कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा बेटा, सूक्ष्म जीवियों के बारे में पढ़ा। वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो जीव जिनको आप सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, नेकड आई से नहीं देख सकते, अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते बेटा, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीवी, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको याद होगा मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और क्या था, एल्गी। क्या था, जीवाणु था, और क्या था, कवक था, और क्या था, प्रोटोजोआ था, और क्या था, शैवाल था। इन चारों को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। और साथ मैंने आपको यह भी पढ़ाया था एक 5वीं चीज जिसका नाम था वायरस। और वायरस के नाम को कौन भूल सकता है बेटा, आप और हमने अभी 2-3 साल पहले ही एक बहुत बड़ी महामारी को झेला है, एक बहुत बड़े संकट को टाला है, जिसमें पूरी दुनिया बस ये दुआ कर रही थी कि कैसे ना कैसे ये संकट टल जाए। और उस संकट का नाम आप सबको याद होगा बेटा, उस संकट का नाम था कोरोना वायरस। कोरोना एक वायरस था बेटा। तो इस वायरस को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी से अलग रखा है, सूक्ष्म जीवी की कैटेगरी से इसको हमने अलग रखा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता बेटा, इसको हम एक नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, ये अति सूक्ष्म जीवी है। इसके लिए आपको हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, इसके लिए आपको हाई रेजोल्यूशन का एक सूक्ष्मदर्शी चाहिए होगा, जिसकी सहायता से आप इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वायरस को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी से अलग रखा था और इन 5 को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। जब हम लास्ट चीज कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू से ये चीज हमारी चल रही थी, फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण। आपको याद होगा लास्ट चीज हमसे क्या चल रही थी बेटा, फूड प्रिजर्वेशन, या फिर क्या चल रहा था बेटा आपका, खाद्य परिरक्षण। हम लास्ट चीज पढ़ रहे थे बेटा, आपको याद होगा। यस सर, हमें याद है बेटा। क्या होता है, ये मेरे पास स्लाइड पड़ी है तो इसको मैं यहीं दिखा देता हूं, नेक्स्ट हम आराम से कर लेंगे बेटा। फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण क्या होता है बच्चा, अपना जो खाना है, अपना जो फूड है, अगर उस खाने को, उस फूड को आपने खुले में रख दिया और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आ गया, अगर वो सूक्ष्म जीवियों के संपर्क में आ गया, तो वो सूक्ष्म जीवी प्यारे बच्चों आपके खाने को खराब कर सकते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्यारे बच्चों आपके फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, चाहे फंगाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे आपका बेटा क्या हो, एल्गी हो। अगर इनके कांटेक्ट में आपका फूड आता है, देन दीज आर द पॉइजनस टू द फूड। ये फूड को खराब कर देंगे, उस खाने से दुर्गंध आने लग जाती है, उस खाने से बहुत ही बैड ऑर्डर की स्मेल आने लग जाती है, और अगर उस खाने को आप खाएंगे तो आप तुरंत बीमार पड़ सकते हैं, आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हम अपने खाने को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वी वांट टू कीप आवर फूड सेफ फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम अपने खाने को सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षित रखना चाहते हैं प्यारे बच्चों। और अपने खाने को अगर आप सूक्ष्म जीवी से सुरक्षित रखना चाहते हो तो इसी टेक्निक को, इसी कार्य को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम खाद्य परिरक्षण के नाम से जानते हैं। मैंने कहा है प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच दैट इट शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड, सच दैट इट शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड, ताकि ये खराब ना हो। खाने को सूक्ष्म जीवियों से रक्षा करना ताकि खाना खराब ना हो, इसको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, इसको हम कहते हैं खाद्य परिरक्षण। अब ये जो फूड को सेफ करने का काम है, तो अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रखने का काम है, ये कुछ लोग करते हैं, कुछ केमिकल्स करते हैं, कुछ रसायन करते हैं, उनको हम बोलते हैं, जो चीज अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स। खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक कहते हैं उनको हम प्यारे बच्चों। और जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं उनमें सबसे पहले केमिकल ट्रीटमेंट होता है। जो कुछ रसायन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनको खाने में डाल देने से हमारे खाने पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते बच्चों। हमारे खाने पे क्या नहीं आते, हमारे खाने पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आते और अपना खाना सेफ रहता है। वो केमिकल्स, वो रसायन जिनको डालने से अपने खाने पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करेंगे, उन केमिकल्स को बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक। और उसमें आता है सोडियम बेंजोएट, हिंदी में यही बोलेंगे, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, एडिबल ऑयल आप डाल सकते हो,
सोल्ट भी आप डाल सकते हो। ये सभी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, परिरक्षक का काम करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि जो आपका पिकल है, अचार है, फिश है, मछली है, मीट है, मांस है, इसको अगर आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, आप चाहते हो ये स्पॉइल ना हो, इससे दुर्गंध ना आए, ये खराब ना हो, तो आप इसमें क्या ऐड कर दो? सोल्ट ऐड कर दो। सोल्ट ऐड करने से सोल्ट क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करने से रोकेगा और ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो मीट, फिश, पिकल के लिए प्रिजर्वेटिव, परिरक्षक का काम कौन करता है प्यारे बच्चों? आपका सोल्ट करता है। इसी प्रकार जो आपका जैम है, जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हो, जो आपकी जेली वाली टॉफीज आती हैं, उनको अगर आपको सेफ रखना है फॉर लॉन्ग टाइम प्यारे बच्चों, तो उसमें हम क्या डालते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, एज ए परिरक्षक? हम क्या डालते हैं? शुगर ऐड करते हैं, शर्करा, जो लड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और खाने को सुरक्षित रखती है प्यारे बच्चों। ठीक है सर, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बेटा। जो आपकी वेजिटेबल्स है और जो आपके पिकल्स है, इनको सुरक्षित रखने के लिए हम एक और परिरक्षक का इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं बच्चा, जिसका नाम है विनेगर एंड ऑयल। तेल और जो आपका ये विनेगर है, इसको हम डाल के भी अपनी वेजिटेबल्स को या अपना पिकल को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं बेटा? हम खाने को सड़ने से बचा सकते हैं, खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चा? प्रिजर्वेटिव के नाम से जानते हैं। ये हमने कल क्लास में किया था, मैंने इसलिए रिपीट कर दिया। इसके अलावा अगर आपको अपने खाने का प्रिजर्वेशन करना है, परिरक्षण करना है, तो आप ये भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म करना या ठंडा करना। जैसे आपको दूध है, मान लो आपने दूध खरीदा एक पैकेट में, आप सिटी में रहते हो, रूम लेके रहते हो, आपने सुबह दूध खरीदा, गर्मी के दिन है, अगर आपने उस दूध को उबाल कर नहीं रखा तो वो दूध दोपहर तक जम जाएगा, और उस दूध से अगर आप चाय बनाओगे तो वो चाय भी आपकी फट जाएगी। मतलब आपका दूध स्पॉइल हो चुका है, मतलब आपका मिल्क खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है। और उस मिल्क को अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना है, तो एक तरीका क्या है कि आप मिल्क को बॉयल कर दो, है ना? वी कैन बॉयल मिल्क, वी कैन बॉयल मिल्क, वी कैन बॉयल मिल्क, मिल्क फॉर प्रिजर्वेशन। अगर आपको परिरक्षण करना है, दूध को आप गर्म कर सकते हैं, उससे भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक बहुत जल्दी से नहीं होता है ना? है ना? परिरक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए हम दूध को गर्म कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है, एक उपाय है। क्या क्या किसका? प्रिजर्वेशन का, परिरक्षण का। इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल आपके देता हूं। एक बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा, आप एक काम करिए, दूध को बॉयल कर दो आप 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड, और फिर उसको अचानक से ठंडा कर दो और उसको स्टोर कर लो, लंबे समय तक वो टिका रहेगा। टेक्निक का नाम है पैस्ट्यूराइजेशन, पैस्ट्यूराइजेशन। होता क्या है मैं आपको समझा दूंगा, आप ये वर्ड याद रखेंगे। ये वर्ड का मतलब क्या होता है वो आपको समझाता हूं बेटा। ये क्या टेक्निक है? इसका होता है बॉयल मिल्क टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड एंड देन चिल इट एंड स्टोर। अपने दूध को आप लगभग 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गर्म कीजिए और उसको फिर तुरंत ठंडा कर दीजिए, तो वो दूध भी आपका लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ये एक प्रिजर्वेशन की टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन, है ना? क्या है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 सेकंड के लिए गर्म करके इसको आप सेलेक्ट कर लो, ताकि थोड़ा इसको ऊपर भेज दे, हम इसका और इस्तेमाल कर लें। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, आओ। हाँ जी, 30 सेकंड के लिए गर्म करके तुरंत ठंडा करना। ऐसा करने से भी आपका दूध प्रिजर्व हो सकता है, परिरक्षित हो सकता है, सुरक्षित रह सकता है। तो ये भी एक फूड प्रिजर्वेशन की क्या है बच्चा? एक टेक्निक है,
जिससे हम सूक्ष्म जीवों को अटैक करने से बचा सकते हैं। हम अपने दूध को क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं। तो ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, एक तरीका है जिसके अंदर ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको प्यारे बच्चों दिए हैं। एक आसान तरीका और है बेटा, एक आसान तरीका और भी तो है। अगर आपको अपने खाने को खराब होने से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो थर्ड तरीका है वो है प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग, है ना, उचित भंडारण और पैकिंग। आप जानते हैं पैकेट में जो सामान आता है, पैकेट में अगर प्रॉपर पैकिंग की आपने, प्रॉपर पैकेजिंग की है, बिल्कुल टाइट सील किया है ना, कैसे, सील टाइटली, है ना, अच्छे से सील करना, अच्छे से सील करना। अगर आप कोई सामान को अच्छे से प्रॉपर तरीके से टाइटली सील करके पैक कर दोगे और स्टोर कर दोगे तो भी आपका जो सामान है, चाहे उसमें आपका वेजिटेबल हो चाहे आपका फ्रूट हो, इसमें ये किसके लिए आता है, ये आपका आता है चाहे आपके वेजिटेबल्स हो चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हो। ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं ना, बादाम काजू पिस्ता, ये सब क्या आते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, एटसेट्रा। इनको अगर आप प्रॉपर पैकिंग में रखेंगे और उचित तरीके से इसका भंडारण करेंगे तो भी आप लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हमने 3 टेक्निक पढ़ी है प्रिजर्वेशन की। इधर देखो आप, सबसे पहली टेक्निक जो प्रिजर्वेशन की है, जो परिरक्षण का जो सबसे पहला तकनीक है वो है केमिकल डाल के। ये आपके वो केमिकल्स हैं जिनको आप डाल के प्रिजर्वेशन कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक आती है, वो नेक्स्ट टेक्निक आपकी आती है ठंडा या गर्म करके भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक है प्रॉपर स्टोर और पैक कर भी आप कर सकते हैं बेटा, उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। उचित भंडारण और पैकिंग करके भी आप उसका परिरक्षण कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फूड प्रिजर्वेशन, जिसका मेन मकसद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से अपने खाने को बचाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से अपने खाने को बचाना, इसका क्या है बेटा, मेन एम है, मेन मकसद है। समझ में आ गया क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन, क्या होता है प्रिजर्वेटिव्स, कैसे कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं जी अगली चीज पे। अगली चीज सर इस चैप्टर में हमें क्या करना है, अगली चीज हमें करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने दोस्त भी हैं और अपने दुश्मन भी हैं। कई कई जगह अपने लिए सही भी है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे दूध को दही में बदल देता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, ऐसे है ना, ऐसी जगह पे वो हमारा दोस्त भी है। इट वर्क्स एज अ फ्रेंड, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी। पर कई जगह बहुत खराब भी है, जैसे जैसे जो पैथोजेंस होते हैं, है ना, जो 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 रोग फैलाने वाले क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे हमें बहुत सारे रोग होते हैं, हमें भी रोग होते हैं, प्लांट्स को भी रोग होते हैं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, वो हमें डिजीजेस देते हैं। तो हमारे हमारे कहीं ना कहीं दुश्मन भी है, कहीं ना कहीं हमारे लिए बढ़िया है भी नहीं। तो हम दोनों पढ़ेंगे सबसे पहले जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने दोस्त कैसे हैं, उनका हम कहां कहां अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, गुड वे में इस्तेमाल करते हैं, और फिर पढ़ेंगे कहां कहां हम उसका, कहां कहां हमारे लिए वो हानिकारक है, कहां कहां हमारे लिए वो बुरा है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड। क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड, मित्र सूक्ष्म जीवी। कहां हमें फायदा करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कहां कहां हमें बेनिफिट करते हैं आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी, वो हमें एक एक करके पढ़ना है। स्क्रीन क्लियर है? यस सर, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर है जी। सबसे पहले जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, सबसे पहले जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, इसमें इनका बहुत इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो आपका खाद्य उद्योग है उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और सबसे पहला इस्तेमाल तो मैं आपको यही बता दूं, सबसे पहला इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में कहां होता है, सबसे पहला इस्तेमाल इसका होता है, वी कैन टर्न क्या, मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते ना प्यारे बच्चों, अगर बैक्टीरिया ना होता ना प्यारे बच्चों,
तो ये काम तुम नहीं कर पाते, तुम दूध को दही में रूपांतरित नहीं कर पाते। शाम को मम्मी गर्म दूध में हल्का सा दही डाल देती है, सुबह पूरा दूध आपका दही बना हुआ होता है, ऐसा नहीं होता। ये होता है किसकी हेल्प से? ये होता है किसकी हेल्प से? ये कार्य कौन करता है? ये कार्य कौन करता है? आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है, तो लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है, वो हमारे दूध को दही में रूपांतरित कर देता है। तो तभी तो दही बनेगा। और आप जानते हो दही का इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है। वी यूज कर्ड इन ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड अगर हम कर्ड बना ही नहीं पाएंगे, इफ वी आर नॉट एबल टू मेक कर्ड, देन फिर क्या होगा? बहुत सारी इंडस्ट्री खराब हो जाएंगी। दही से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो सबसे पहला फायदा फूड इंडस्ट्री में क्या है? हम लोग क्या करते हैं? मिल्क से कर्ड बना सकते हैं। बेटा क्या बना सकते हैं हम लोग मिल्क से क्या बना सकते हैं? कर्ड बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके, लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु का इस्तेमाल करके। इसके अलावा जो आपकी ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, केक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, जो भी आप ब्रेड खाते हो, जो भी आप पेस्ट्री खाते हो, पेस्ट्री, जो भी आप केक खाते हो, केक, हिंदी में इनको यही बोलते हैं। हिंदी में इसको ब्रेड ही कहते हैं, इसको पेस्ट्री कहते हैं, इसको केक कहते हैं। आप सबको पता है, आप सब बहुत खाते हो। इसकी प्रिपरेशन में किसका इस्तेमाल होता है? याद रखना, यीस्ट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? यीस्ट का इस्तेमाल होता है। बेटा किसका इस्तेमाल होता है? यीस्ट को हम यीस्ट कहते हैं। इसकी प्रिपरेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? ब्रेड, और क्या है बेटा आपका? पेस्ट्री, और क्या आपका? केक बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है? वो है यीस्ट। अगर यीस्ट ना हो तो ये बन ही नहीं पाएंगी। तो दोस्ती तो हुआ, कहीं ना कहीं फायदा कर रहा है। ये इसके फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल है भाई साहब। अगर हमारा मित्र सूक्ष्मजीवी है तो उसका पहला काम है फूड इंडस्ट्री में। और फूड इंडस्ट्री में क्या काम है? पहला, मिल्क से कर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु, और प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, पेस्ट्री, केक का बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों? यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा। अरे बता दो, पता है कि नहीं पता? पता है सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसका इस्तेमाल होता है इन बीवरेज इंडस्ट्री। सर ये तो हमें नाम सुना सा लगता है। बीवरेज इंडस्ट्री का नाम तो सर हमें सुना सा लगता है। ये हमने कहाँ सुना था? जरा हमें याद दिलाओ सर, थोड़ा सा दिमाग में डालो कि कहाँ हमने ये नाम सुना होगा। ये नाम सुना होगा आपने। कॉफी को बिवरेज बोलते हैं, चाय को बिवरेज बोलते हैं, शराब को बिवरेज बोलते हैं, और पानी की जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उनको हम क्या बोलते हैं? बिवरेज बोलते हैं। ये पेय जो आपका पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ उद्योग क्या है? पेय पदार्थ उद्योग, जिनको आप पीते हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं सूक्ष्मजीवी। कहाँ काम आते हैं? यीस्ट जो है, यीस्ट जो आपकी शराब बनती है, शराब किससे बनती है? फर्मेंटेशन से बनती है। सुन लो मेरी बात, एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन। ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किण्वन कहते हैं इसको, किण्वन। इसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किण्वन। क्या है ये प्रोसेस? इस प्रोसेस से हम जो शुगर होता है, जो शुगर है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। और जानते हो अल्कोहल से शराब बनती है, ये तो आप सबको पता होगा ना। जो शराब आप पीते हो, वो शराब किससे बनती है? अल्कोहल से। आप नहीं पीते, सॉरी, मतलब जो शराब लोग पीते हैं बेटा, वो शराब किससे बनती है? वो शराब बनती है अल्कोहल से। और अल्कोहल का मतलब है शराब, और ये है शर्करा। ये क्या है? शर्करा। शर्करा को रूपांतरित कर देते हैं किसमें? अल्कोहल में। अल्कोहल में रूपांतरित कर देते हैं। और ये काम कौन करता है? अगेन ये काम कौन करता है? यीस्ट करता है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और इसी से क्या बनती है? शराब बनती है। इसी से क्या बनती है? शराब, है ना। वाइन्स आर मेड बाई फर्मेंटेशन। वाइन्स आर मेड बाई फर्मेंटेशन। शराब जो है, शराब किससे बनती है? शराब आपकी किण्वन से ही तो बनती है। शराब आपकी किससे बनती है? किण्वन से ही तो बनती है। इसी प्रक्रिया से बनती है। और किण्वन को करने में कौन हेल्पफुल है?
किण्वन की जो प्रक्रिया वो हम किसकी सहायता से कर पा रहे हैं बच्चों? वो हम कर पा रहे हैं यीस्ट की सहायता से। यीस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अपना दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अपना मित्र सूक्ष्मजीवी है, जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं बच्चा? फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। और जो है ना, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। कहां लिख दूं मैं ये? कहां लिख दूं मैं ये? सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर भेज दूं, आप कहो तो? आप कहो तो थोड़ा ऊपर भेज दूं सेलेक्ट करके? देखो आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलो, लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर जो किया था वो किसने किया था बच्चा? इसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। डिस्कवर्ड बाय क्या है? लुईस पास्चर। इसने क्या की थी? खोज की थी। किसकी खोज की थी? किण्वन की खोज की थी, फर्मेंटेशन की खोज की थी। अगर ये सवाल आ जाए, फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया? फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया लुईस पास्चर ने। PASTUER है ये, TEUR है, इसकी खोज की है लुईस पास्चर ने। एक इंफॉर्मेशन डेटा है और कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये नाम आपको याद कर लेना है। मतलब कहीं ना कहीं जो शराब बनती है, जो शराब और अल्कोहल बनता है, वो किसकी हेल्प से बनता है? यीस्ट की हेल्प से। वो क्या करता है? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको गौर कर लेना। ये दो चीज हमने पढ़ी है। एज ए हमारा दोस्त, हमारे मित्र के रूप में, अपने फ्रेंड के रूप में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो दो इंडस्ट्री में हमारी हेल्प कर चुके हैं। एक फूड इंडस्ट्री में, जहां पे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, जहां पे हम ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाते हैं। और दूसरा कहां? बिवरेज इंडस्ट्री में, जहां पे आप क्या करवाते हो? फर्मेंटेशन करवाते हो, किण्वन करवाते हो, जिसमें आप शुगर से अल्कोहल बनाते हो, शर्करा से अल्कोहल बनाते हो यीस्ट की सहायता से, और जिससे शराब बनती है। और इस किण्वन का डिस्कवरी किसने किया था बेटा? लुईस पास्चर ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था मेरे प्यारे बच्चों। बोलो सर, टिप टॉप है, मजा आ गया सर भाई साहब, अच्छी इंफॉर्मेशन है। मैं कह रहा हूं वही दूंगा जो बिल्कुल सीधा अर्जुन में जो आंख पे निशाना मारा था, चिड़िया की आंख पे, तो बिल्कुल चिड़िया की आंख पे निशाना मारना है बेटा। अपना काम है चिड़िया की आंख को भेदना। लोग क्या कर रहे हैं? पूरा पेड़ आपको दिखा रहे हैं और कहते हैं लो जी हमने पूरा पेड़ दिखा दिया, धरती माता दिखा दी। ऐसा नहीं है बेटा, चिड़िया की आंख को देखना है। जो चिड़िया की आंख को देखेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ऐसे तो पता नहीं लोगों ने क्या कर रखे हैं, लोगों ने बहुत सारे सेशन दे रखे हैं भाई साहब, MCQ सेशन, और उसमें मन में जो करवाए जा रहे हैं, जो उनके पास पहले से पुराना सामान पड़ा था ना, वो उसको करवाए जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई साहब वही करवाओ जो होता है। चिड़िया की आंख वाला निशाना वाला काम करना है बेटा हमें। समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? ये आपका दोस्त के रूप में मैं आपको दो फायदे बता चुका हूं। इसका तुम क्या कर लो? इसका तुम कर लो प्यारे बच्चों नोट डाउन। इसका तुम क्या कर लो प्यारे बच्चों? नोट डाउन कर लो भाई साहब, कर लो नोट डाउन। ठीक है, पक्का? हाँ ठीक है जी। अब अगला इंडस्ट्री में जो अपना ये दोस्त है वो है मेडिसिन इंडस्ट्री। अगली इंडस्ट्री में अपना ये दोस्त है जहां ये हेल्प करता है, वो है मेडिसिन इंडस्ट्री। वो है आपका दवा उद्योग, से जहां पे दवाइयां बनती हैं वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्प करते हैं बेटा अपनी, बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? आपने एक नाम सुना है क्या? एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। ये नाम अगर आप थोड़े से अवेयर हो और थोड़े से चौकन्ने रहते हो तो आपके घर में एंटीबायोटिक्स आपको मिल जाएंगी। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? मेडिसिन होती है। क्या होती है? मेडिसिन्स। मेडिसिन्स which kills disease causing microorganisms। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें रोगग्रस्त बनाते हैं, जो सूक्ष्म जीवी हमें रोगग्रस्त बनाते हैं, उनको मारती है बेटा, उनको मारती हैं, उनको मारती हैं दवाइयां जो जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवियों को खत्म करती हैं।
उन दवाइयों को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उनको हम प्रतिजैविक कहते हैं। आप लोग एंटीबायोटिक खाते हो, डॉक्टर से अगली बार जब दवा लेने जाना तो पूछना, क्या डॉक्टर साहब आपने जो दवाएं दी हैं उनमें क्या कोई एंटीबायोटिक भी है? तो डॉक्टर बोलेगा हाँ बेटा ये दवा एंटीबायोटिक है, मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे जो आपको रोगग्रस्त बना सकते हैं, वो सूक्ष्म जीवियों को क्या करता है बेटा, ये खत्म करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये खात्मा करता है। और ऐसी दवाइयों को हम क्या कहते हैं बच्चा, ऐसी दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और ये किससे बनती हैं? ये बनती हैं बैक्टीरिया और फंगी से। ये जो एंटीबायोटिक्स है ना बच्चा, ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेटा कहां से? बैक्टीरिया एंड फंगी से, है ना। ये जीवाणु और कवक से बनती हैं, ये जीवाणु और कवक से बनती हैं। तो बोलो एक बार फिर अपना दोस्त निकले, कौन? सूक्ष्मजीवी। ये जो आपके बैक्टीरियाज और फंगी हैं, ये ऐसे बैक्टीरियाज और फंगी है जिनसे हम एंटीबायोटिक तैयार करेंगे, और इनके द्वारा तैयार की हुई एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक रोगों को लड़ने की ताकत देंगी, रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा करेंगी, उनको मारेंगी। तो कहीं ना कहीं अपने दोस्त का ही तो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर वर्किंग एज अवर फ्रेंड, बराबर फ्रेंड। कौन सी इंडस्ट्री में प्यारे बच्चों, कौन से इंडस्ट्री में प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर करो सेलेक्ट करके, कौन से इंडस्ट्री में प्यारे बच्चों? मेडिकल इंडस्ट्री में। कौन सी में? मेडिकल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ये अपना फिर से क्या काम कर रहे हैं, अपना एज ए फ्रेंड काम कर रहे हैं। जो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं उनके आप नाम भी लिख लीजिए बेटा, है ना, उनके आप नाम भी लिख लीजिए, कॉमन एंटीबायोटिक्स। जो आपकी कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं, जो प्रतिजैविक हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं कॉमनली जो यूज इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम है बेटा, जैसे कुछ बायोलॉजी के नाम मिलेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, दवाओं के नाम है, डॉक्टर से पूछना स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो आपको इनकी जानकारी बहुत अच्छे से देगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है? ये कुछ फेमस एंटीबायोटिक्स हैं, ये कुछ फेमस प्रतिजैवी दवाइयां हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इनकी डिटेलिंग अगर आपको और लेनी है, सर इनका काम क्या है ये चीजें, तो अपने आसपास किसी डॉक्टर से पूछना, वो आपको बताएगा एंटीबायोटिक्स किसके काम आती है। बट ये कुछ कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं जो कहां से ऑब्टेन होती है, बैक्टीरिया और फंगी से, जीवाणु और कवक से जो बनती हैं, और जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती है जो हमें रोगित करते हैं, जो हमें रोगग्रस्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बोलो क्लियर है क्या? जो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी बेटा, उसका डिस्कवरी किसने किया था, ये भी लिख लो आप, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, लिख लो। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, है ना, जो पहली प्रतिजीवी थी, क्या था? पेनिसिलिन था। और इसको जो डिस्कवर किया था, क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसने किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया था बेटा? डिस्कवर किया था। तो एक ये भी सवाल आ सकता है कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। इसको डिस्कवर किसने किया था, या प्रिपेयर्ड किसने किया था? डिस्कवर बोल लो, खोज बोल लो, क्या इसको तैयार किसने किया था? इस साइंटिस्ट ने, इसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बोलो बेटा एक बार, शाबाश बोलो। मतलब पूरी मेहनत हो रही है बेटा बच्चों के लिए, और सिर्फ एक बात सोच के, पूरा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री दूंगा, पूरी लैब साइंस दूंगा, ईएमआरएस लिखना, केवीएस लिखना, एनवीएस लिखना, एग्जाम से क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं निकलेंगे, एक एक चीज देके जाऊंगा। साथ जुड़े रहना, साथ देना, कंटेंट अच्छा लगेगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लोगों को बताना भाई साहब कितना कंटेंट है यहाँ से अवेलेबल अच्छा हो रहा है।
ये थोड़ा सा आपको अब मेरा साथ देना है बेटा, क्योंकि ये छोटा सा पौधा मैंने तैयार किया है, इसको पेड़ आप लोग बनाएंगे, इसको पेड़ आपका साथ बनाएगा। मेहनत करने की जिम्मेदारी मेरी है, रेगुलर क्लासेस देने की जिम्मेदारी मेरी है, आपके साथ लगे रहने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपके माँ बाप पे वो स्माइल लाने की जिम्मेदारी, उनके चेहरे पे वो स्माइल लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की है, हम सब मिलकर इसको बड़ा करेंगे। मैं वादा कर रहा हूं, लोग आपको ऐसे सांप की तरह घुमाते रहेंगे, सांप की तरह घुमाते रहेंगे। सुन लो, सटीक कंटेंट कर जाना, लैब एनवीएस की गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं। मुझे बोल देना सर कि हाँ कंटेंट आपने जो करवाया था उससे आया है 95%, बोलो डन। ये है मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे अपने दोस्त होते हैं सूक्ष्मजीवी। और आ जाओ जी, ये तो है एंटीबायोटिक्स जो पहला इस्तेमाल होता है मेडिकल इंडस्ट्री में। क्या मेडिकल इंडस्ट्री में आपने कभी ये नाम सुना है बेटा, वैक्सीन? अरे इसको कैसे भूल सकते हो, इतना हंगामा हुआ था, इतना हंगामा हुआ था जब कोरोना वायरस आया था। जब कोरोना वायरस आया था तो बस हम सब एक ही आस में बैठे थे, अलग अलग देशों से पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच पे एक ही मुद्दा उठा हुआ था, वो था जल्दी से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जाए, जल्दी से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जाए, जल्दी से उसका टीका बनाया जाए। ये जो वैक्सीन आप बनाते हो, ये जो टीका आप बनाते हो, ये कहीं ना कहीं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही बनाते हो। जो आपका कोरोना वायरस का टीका बना था ना, वो कोरोना वायरस की सहायता से ही बना था। आपको मैं बता दूं, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में वैक्सीन क्या होती है, टीका कैसे बनता है, फिर बात करूंगा कोरोना वायरस का टीका कैसे बनाता। ठीक है बेटा, वैक्सीन क्या होता है, टीका क्या होता है। देखो, पोलियो का आप वैक्सीन लगवाते हो या ड्रॉप पीते हो, भी वैक्सीन एक प्रकार से। एक बार स्मॉल पॉक्स आया था, अपने कोई चाचा ताऊ बड़े से पूछना, स्मॉल पॉक्स कितना भयंकर फैला था बेटा, इस पूरे इस विश्व में एक महामारी आई थी, उसका टीका बना था। अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया, इसका टीका बना है। टीका एक्चुअल में होता क्या है सर, टीका एक्चुअल में क्या होता है पता है? जैसे कोरोना वायरस की मैं बात करूं, आपको एग्जांपल देता हूं कोरोना वायरस से ही। कोरोना वायरस का मान लो आपको टीका बनाना है, यू वांट टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेड कोरोना वायरस है या जो आपके वीक कोरोना वायरस है, स्ट्रॉन्ग वाले नहीं, स्ट्रॉन्ग वाले तो आपको बीमार कर ही देंगे ना, जो डेड वायरस है या जो वीक वायरस है, उनको आपकी बॉडी में डाला जाता है वैक्सीन के थ्रू, टीके के द्वारा। कोरोना वायरस का टीका बनाने के लिए कोरोना वायरस को ही आपके शरीर में डाला गया, लेकिन वो डेड वायरस था या वो वीक वायरस था, या तो वो कमजोर वायरस था या वो मृत वायरस था, मृत विषाणु था, उसको आपको आपकी बॉडी में डाला गया। किसके द्वारा? वैक्सीन के द्वारा, टीके के द्वारा। जब वो डेड वायरस या जो वीक वायरस आपकी बॉडी में जाता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। उस वायरस से लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है, क्योंकि जैसे ही बॉडी में डेड वायरस पहुंचता है, बॉडी अलर्ट हो जाती है, आ गया कोरोना वायरस। लेकिन बॉडी को थोड़ी पता है कि ये डेड है, और बॉडी फिर भी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। और वो एंटीबॉडीज जो तैयार करती है, हमने जो डाला वो तो बेचारा मृत है, वो तो बेचारा डेड है, वो क्या करेगा, बट एंटीबॉडीज तो हमने तैयार कर ली ना लड़ने के लिए बेटा। अब वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रह जाते हैं, और फिर अगर गलती से कोई जीवित वायरस घुसता है हमारी बॉडी में, तो एंटीबॉडीज तैयार बैठे उसको वहीं खत्म कर देंगे, उसको वहीं खत्म कर देंगे। इसे कहते हैं वैक्सीन, इसे कहते हैं टीका तैयार करना। टीके में डेड वायरस या वीक वायरस डालते हैं, उससे एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब कोई वायरस घुसेगा आपका कोरोना वायरस, उससे वो लड़ लेंगी। इसे कहते हैं वैक्सीनेशन, इसे कहते हैं टीकाकरण। शायद आपको बढ़िया से मेरी बात समझ में आई होगी। क्या होती है वैक्सीन, क्या होती है वैक्सीन, बोलो यार, अरे बोलो यार, ठीक है क्या? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन में हम डेड और वीकेंड माइक्रोब्स डालते हैं बेटा। क्या होती है वैक्सीन? हम क्या करते हैं इसमें, सुन लो मेरी बात, वैक्सीन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी इंसर्ट डेड और वीक माइक्रोब्स इन आवर बॉडी। सबसे पहला काम है, टीका के द्वारा हम डेड और वीक माइक्रोब्स अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। क्या करते हैं? मृत या निष्क्रिय, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवी शरीर के अंदर डालते हैं।
शरीर के अंदर टीके से डालते हैं, वैक्सीन से डालते हैं, उससे क्या होगा, ध्यान सुनो, उससे क्या होगा, जब ये चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, तो क्या होगा, इनके आने से आवर बॉडी विल प्रिपेयर एंटीबॉडीज फॉर देम। इनसे लड़ने के लिए अपनी बॉडी क्या तैयार करेगी बेटा, अपनी बॉडी तैयार करेगी एंटीबॉडीज, है ना। इनसे लड़ने के लिए अपना शरीर प्रतिरक्षी तैयार करेगा, क्या करेगा, प्रतिरक्षी तैयार करेगा। ब्लफ कर दिया, धोखा कर दिया, हमने डेड भेज दिए, हमने मृत और निष्क्रिय भेज दिए। अब अपनी बॉडी के अंदर हमें बॉडी को लगा आ गया वायरस, इसने इसके खिलाफ क्या तैयार कर दिए, एंटीबॉडीज, क्या, प्रतिरक्षी तैयार कर दिए। अब हमने भेजा वो तो डेड था, वो तो मृत था, इसमें तो इस्तेमाल नहीं होंगे। अब आगे से अगर कोई आएगा माइक्रोब जो डिजीज फैलाएगा, उसके अगेंस्ट ये लोग लड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर आगे से कोई आएगा तो उसके खिलाफ ये लोग लड़ेंगे। बोलो बोलो बोलो, दीज एंटीबॉडीज प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। प्रतिरक्षी हमें रोगित करने वाले सूक्ष्म जीवियों से बचाएंगे। बच्चा, ये तो सर हमने ब्लफ वाला गेम कर दिया, धोखा कर दिया, है ना, है ना। मरे हुए दिखा के हमने एंटीबॉडी तैयार करवा ली, और वो एंटीबॉडी फिर बाद में किससे लड़ेंगी, जीवित वालों से लड़ेंगी। इसे कहते हैं वैक्सीनेशन, इसे कहते हैं टीकाकरण। अरे बोलो बोलो, हमने स्मार्ट काम किया कि नहीं किया, जब हमने वैक्सीन तैयार की तो हमने स्मार्ट काम किया कि नहीं किया। हाँ सर, हमने बहुत स्मार्टली काम किया। जब हमने वैक्सीन तैयार की, कहाँ रह गया ये, जब हमने वैक्सीन तैयार की तो हमने स्मार्ट काम किया कि नहीं किया। बिल्कुल सर, हमने बहुत स्मार्ट काम किया। अरे बोलो, क्योंकि मरद दिखा के हमने जीवित के दुश्मन तैयार कर लिए। मरद दिखा के हमने किसके दुश्मन तैयार कर लिए, हमने जीवित वाले के दुश्मन तैयार कर दिए। अरे बोलो यस और नो। हाँ, समझ में आ गया क्या होता है वैक्सीन, कैसे बनी थी कोरोना वायरस की वैक्सीन। मृत कोरोना वायरस डाल के या निष्क्रिय कोरोना वायरस डाल के, विषाणु डाल के हमने उसी का क्या बना दिया, एंटीबॉडी, और फिर वो जीवित से लड़ेंगे। बेटा कितना अच्छा ब्लफ किया है। अरे बोलो वो ब्लफ किया है कि नहीं किया। हाँ सर, ब्लफ किया है। बोलो जी, इसके अलावा जो वैक्सीन बनी है हमें, वो कोलेरिया की बनी है, कोलेरा की, पोलियो की, स्मॉल पॉक्स की, हेपेटाइटिस की, इनकी वैक्सीन बन चुकी है बेटा, है ना। एग्जाम्पल में लिख दूं, किस किस की वैक्सीन हमने बनाई है। तो वैक्सीन बनाई है हमने, टीके हमने बनाए हैं। तो कौन कौन से रोगों के हमने बनाए हैं, कोलेरा के हमने बनाए हैं, पोलियो के हमने बनाए हैं, स्मॉलपॉक्स का बनाया था एक बार, बहुत इसकी महामारी आई थी, हेपेटाइटिस का हमने बनाया है, ये रोग है। और अभी अभी हमने किसका बनाया था, कोरोना का बनाया था। तो कोरोना वायरस आया था, उसका भी हमने क्या बनाया था, रिसेंटली एक वैक्सीन बनाया था। आपको पता होगा ये टीके, इनके हम टीके बना चुके हैं, इनके टीके विश्व में आ चुके हैं, हम बना चुके हैं। और स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, इसका टीका किसने बनाया था। यहां से एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं बेटा, एडवर्ड जेनर एक नाम का साइंटिस्ट था, एडवर्ड जेनर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या बनाया था, स्मॉल पॉक्स का क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था। मुझे क्लियर करना, क्या इसको छोटी माता कहते हैं क्या हिंदी में, ये मुझे आपको क्लियर करना है कि क्या इसको हिंदी में छोटी माता कहते हैं क्या। कुछ माता वाता ही बोलते हैं शायद ऐसे, मेरे हिसाब से। इसका जो टीका है, इसको क्लियर कर लेना बेटा, ठीक है। इसका जो टीका है वो किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था।
कोलेरा कोई रोग है, पोलियो, पोलियो तो आप ड्रॉप पिलाते हैं छोटे बच्चों को, वो भी एक प्रकार से टीका ही है, वैक्सीन ही है बेटा। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, हेपेटाइटिस जो होता है, ये जो रोग है जिनके टीके बन चुके हैं। तो बोलो, तुम बोलो, टीकाकरण तुमने किसकी मदद से किया, वैक्सीनेशन तुमने किसकी हेल्प से किया, माइक्रोब्स की हेल्प से किया। कौन से माइक्रोब्स, डेड और वीक माइक्रोब्स, मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीवी। तो अगेन अपने दोस्त निकले। देखो रोग चलो यही फैला रहे हैं, हम एक बात मानते हैं, इन्हीं से रोग आते हैं, बट इन्हीं की सहायता से रोगों को खत्म भी किया जा सकता है, ये भी बात याद रखना। अगर कोरोना वायरस आने से कोरोना फैला, तो कोरोना वायरस की मदद से ही उसकी क्या बनी बेटा, वैक्सीन बनी, उसका टीका बना। तो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स वैक्सीनेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं, सूक्ष्मजीवी हम टीकाकरण में भी हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे अपने दोस्त के रूप में काम कर रहे हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में दो काम आ गए, एक तो एंटीबायोटिक्स तैयार करने में, प्रतिजैविक बनाने में, और दूसरा वैक्सीन बनाने में, टीका बनाने में। बेटा किसका इस्तेमाल होता है, सूक्ष्मजीवों का होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई समस्या तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप फटाफट से मुझे बताएंगे कि सर समझ में आ गया। हम चलेंगे आगे, हम वो पढ़ रहे हैं जहां पे अपना दोस्त का काम करते हैं, कौन, आपके सूक्ष्मजीवी। कौन, आपके सूक्ष्मजीवी। बोलो भाई साहब, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, अगला जो इसका यूज है, अगला जो अपने दोस्त के रूप में काम करते हैं, वो करते हैं कैसे, इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, ये काम भी कौन करते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। अब तुम एक बात याद रखना, मिट्टी की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, फर्टिलिटी ऑफ क्या बेटा, आपका जो सॉइल है, वो पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नाइट्रोजन। याद रखना, ये सारा खेल किसका है, नाइट्रोजन का है। मिट्टी कितनी ज्यादा उर्वरक है, मिट्टी कितनी ज्यादा फर्टाइल है, ये सारा खेल किस पर निर्भर करता है, नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है। तो अगर तुमने मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा प्रॉपर तरीके से क्या कर दी, मेंटेन कर दी, इफ यू मेंटेन द लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन इन योर सॉइल, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़िया बनी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। और कुछ माइक्रोब्स हैं जिनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, जिनको हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरक के नाम से जानते हैं। फिक्सर का मतलब क्या होता है, स्थिर करना, फिक्स करना, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करके रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं एटमॉस्फेयर का और सॉइल का, पर्यावरण का और मिट्टी का। कितना मात्रा पर्यावरण में रहना चाहिए, कितना मात्रा मिट्टी में रहना चाहिए, वो बैलेंस परफेक्ट बना के रखते हैं। वो आपका जो फिक्स करके रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं उनकी मात्रा को। ऐसे कुछ आपके पास क्या है, जीवाणु है, ऐसे कुछ आपके पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरक कहते हैं, जिनका काम करना है फिक्स नाइट्रोजन लेवल, जिनका काम है नाइट्रोजन स्तर को स्थिर करना, नाइट्रोजन स्तर को क्या करते हैं, स्थिर करना, चाहे वो मिट्टी में हो चाहे आपका पर्यावरण में हो बेटा। और ये क्या होते हैं, ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ रिजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और रिजोबियम बैक्टीरिया, ये कुछ माइक्रोब्स हैं जिनको आप क्या क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर। रिजोबियम बैक्टीरिया, रिजोबियम बैक्टीरिया, रिजोबियम बैक्टीरिया, ये है नाइट्रोजन फिक्सर। क्या है, कुछ नीला हरा शैवाल होता है जो इसकी तरह काम करता है, और ये है कुछ रिजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का लेवल फिक्स करके रखते हैं। और अगर नाइट्रोजन का लेवल फिक्स होगा आपकी मिट्टी में, आपकी सोइल में, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, ये क्या होगी बेटा आपकी, ये आपकी अच्छी रहेगी। क्या रहेगी, अच्छी। क्या रहेगी, अच्छी, है ना। तो ये नाइट्रोजन का स्तर फिक्स करते हैं। और अगर ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा,
लेवल इन एटमोस्फेयर बोल लो, पर्यावरण में बोल लो, किसमें बेटा, पर्यावरण में, है ना, कहा, पर्यावरण में, पर्यावरण में क्या करते हैं ये, पर्यावरण में नाइट्रोजन का स्तर स्थिर करते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो इससे क्या होगा, इनहांस फर्टिलिटी। अगर नाइट्रोजन का लेवल आपने अच्छे से फिक्स कर दिया तो उर्वरता बढ़ जाएगी, क्या होगी, उर्वरता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार देखिए एक और दोस्ती वाला काम कर दिया हमारे लिए, एक और मित्रता वाला कार्य कर दिया, किसने, माइक्रोब्स ने, किसने, सूक्ष्म जीवियों ने, किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि मिट्टी किसको चाहिए, हमें, मिट्टी की उर्वरता किसको चाहिए, हमें, अच्छी फर्टिलिटी किसको चाहिए, हमें, क्योंकि अच्छी फर्टिलिटी होगी, बढ़िया उर्वरता होगी, तभी तो आपका अच्छा फसल होगा, और अच्छा फसल होगा तो आपको ही फायदा है बेटा। तो ओनली वी वांट गुड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, हमें ही अच्छी उर्वरता चाहिए, और उसको करने में अगेन कौन काम आए बेटा, आपके एल्गी और बैक्टीरिया, शैवाल और जीवाणु, जो आपको एज ए नाइट्रोजन फिक्सर काम करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में नाइट्रोजन का स्थिर क्या करते हैं, सतर को स्थिर करते हैं, लेवल को फिक्स करके रखते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है वो मेंटेन रहती है, अच्छी रहती है, बढ़िया रहती है। तो एक और दोस्ती वाला काम कर दिया किसने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, किसके लिए, हमारे लिए। तो गुड फ्रेंड्स, क्या है बेटा, गुड फ्रेंड्स, यहाँ भी एज ए फ्रेंड काम कर रहे हैं। बोलो समझ में आ गया कैसे मिट्टी की उर्वरता करते हैं। उसके बाद लास्ट है क्लीनिंग और एटमॉस्फेयर, ये भी एज ए दोस्त के रूप में काम करते हैं। क्या है, क्लीनिंग और एटमॉस्फेयर। लास्ट है क्लीनिंग और एटमॉस्फेयर, पर्यावरण को साफ रखते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैं बताऊंगा आपको, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को या एटमॉस्फेयर को, हाँ, कैसे ये साफ रखते हैं, है ना। इसको अगर ये लिखना है तो आप इसको इन्वायरमेंट भी लिख सकते हो, अगर आपको बेटर वर्ड लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण कैसे साफ रखते हैं बेटा, कुछ कुछ माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स, बोलो बोलो बोलो, कैसे, कुछ डिकम्पोजर नाम के होते हैं। कौन है डिकम्पोजर, आपके माइक्रोब्स ही होते हैं, और इनका काम क्या है, मतलब आप घटक बोलते हैं इसको। अगेन आप घटक क्या होते हैं, कुछ जीवाणु ही, कुछ सूक्ष्म जीवी ही होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवी ही होते हैं। ये जो आप घटक हैं इनका काम है ब्रेक डाउन वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब क्या करते हैं, जो जो जीव और पौधे हैं, पौधों को अपघटित करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, मान लो तुम्हारे आसपास एक कुत्ता मर गया, एक डॉग है ना, एक कुत्ता है वो मर गया तुम्हारे आसपास में। अगर वो कुत्ता आपने कहीं आसपास में डाल दिया बेटा, उस कुत्ते से बहुत भयंकर बदबू आएगी। जब आप उस आसपास से गुजरेंगे ना, इतनी भयंकर स्मेल आएगी, और वो स्मेल क्या है, वो बैड स्मेल है। उसमें कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको रोगग्रस्त बना सकते हैं। उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपको डिजीज दे सकते हैं। वो आपके इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं, आपके पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, प्रदूषित कर सकते हैं। जब वो स्मेल आपके पूरे पर्यावरण में फैलेगी, जब दुर्गंध आपके पूरे पर्यावरण में फैलेगी, वो आपकी नाक में जाएंगी, उसमें है बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें है बुरे सूक्ष्म जीवी जो आपको रोगित बना देंगे। अब वो जो कुत्ता है उसको आप देखना, कुछ दिन बाद वो कुत्ता अपने आप डिकम्पोज होके गायब हो जाता है। उसकी सिर्फ हड्डी हड्डी रह जाती है, बाकी पार्ट अपने आप क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, अपघटित होकर अपने आप गायब हो जाता है, और अब इससे दुर्गंध नहीं आती। तो ये अपघटन का काम है, ये जो डिकम्पोजिशन का काम है, जो उसको तोड़ने का काम है ना, जो उसको डिकम्पोज या अपघटित करने का काम है, ये कौन करते हैं बेटा, आपके माइक्रोब्स करते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, जिसको हम अपघटक के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, तो क्या होगा, स्मेल नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, है ना। वी कैन अवॉइड स्मेल ऑफ dead animals,
ऐसा होगा तो क्या होगा, जीवों से दुर्गंध से बच सकते एक तो हम, और दूसरा ये लोग कर सकते हैं कैन एक्सटिंक्ट डेड वेस्ट। दूसरा ये खत्म कर सकते हैं, दूसरा ये खत्म कर सकते हैं मृत अवशिष्ट को पर्यावरण से गायब कर देते हैं बेटा। देखना वो कुत्ता या कोई भी मरी हुई चीज, या कोई आपका प्लांट का वेस्ट है, या कोई आपका एनिमल का वेस्ट है, चाहे पौधे का अवशिष्ट हो चाहे आपका जीव का अवशिष्ट हो, कुछ दिन बाद वो अपने आप विलुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डिकम्पोज कर दिया माइक्रोब्स ने, क्योंकि उसको अपघटन कर दिया। क्या कर दिया? उसका अपघटन कर दिया किसने? माइक्रोब्स ने बेटा। तो पर्यावरण से गंदगी चली गई और पर्यावरण से दुर्गंध भी चली गई, और ये दोनों काम होने से क्या होगा? पर्यावरण की सफाई होगी बेटा। ये दोनों काम होने से क्या होगा बेटा? ये दोनों काम होने से क्या होगा बेटा? ये दोनों काम होने से पर्यावरण क्या हो जाएगा? आपका साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को साफ करने में किनका रोल है बेटा? माइक्रोब्स का रोल है बेटा, माइक्रोब्स का रोल है। कैसे रोल है? क्योंकि ये लोग डिकम्पोज करते हैं। जो भी आपका वेस्ट होता है, जो भी आपका अवशिष्ट होता है, जो भी क्या होता है बैड होता है फॉर इन्वायरमेंट, जो भी पर्यावरण के लिए बिल्कुल खराब होता है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन हर किसी को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर कोई आप प्लास्टिक डाल दोगे, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे हमारा शरीर है ना, वो पूरा खत्म हो जाता है, उसका खात्मा हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है बाई डिकम्पोजिशन, अपघटन के द्वारा। लेकिन जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी हड्डियां क्या नहीं होती है? डिकम्पोज नहीं होती है। तो ऐसे कुछ मटेरियल है जिनको ये लोग डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, जिनका ये अपघटन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ मटेरियल हैं साथ में जिनका ये अपघटन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को साफ करने में इनकी जिम्मेदारी है। बोलो भाई साहब, क्लियर है क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताएंगे क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे कैसे हमारे दोस्त हैं, क्यों हम सूक्ष्म जीवियों को अपने दोस्त कहते हैं। Why we feel microorganisms as our friends? Why we feel microorganisms as our friend? हम सूक्ष्म जीवी को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में हमारे बहुत काम आते हैं। इससे दही से, दूध से दही बनता है, अदरवाइज दूध से दही नहीं बन पाएगा अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होगा तो। इससे हम लोग ब्रेड, पेस्ट्री, केक बना पाते हैं, नहीं बन पाएगा अगर यीस्ट नहीं होगा तो। इससे हम क्या बनाते हैं? कुछ पेय पदार्थ जैसे कि शराब, अल्कोहल, किससे बनती है? इससे बनती है। अगर यीस्ट नहीं होगा तो किण्वन नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा, और फर्मेंटेशन नहीं होगा तो अल्कोहल नहीं बना पाओगे, शराब नहीं बना पाओगे। तो इसी से आप शराब बना पाते हो। इसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने खोज की थी इसकी बेटा। इसके अलावा कहाँ काम आते हैं? इसके अलावा काम आते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में। दो चीज बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक हम इनसे बनाते हैं, और इनके अलावा क्या बनाते हैं? वैक्सीन, टीकाकरण के भी हम कहां से करते हैं? सूक्ष्म जीवों की सहायता से करते हैं बेटा। उसके अलावा कहां काम आते हैं? उसके अलावा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी बेटा? पर्यावरण को साफ करने में भी कौन काम आते हैं? आपके माइक्रोब्स। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छे काम हमारे लिए कर रहे हैं। कौन? माइक्रोब्स। कौन? सूक्ष्म जीवी। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे काम हमारे लिए कौन कर रहे हैं बेटा? आपके सूक्ष्म जीवी कर रहे हैं। तो ये पार्ट क्या था जहां पे हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवी हमारे दोस्त होते हैं। क्या होते हैं? हमारे दोस्त। मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन चक्कर पढ़ाऊंगा, किस प्रकार नाइट्रोजन घूमती रहती है पर्यावरण से पृथ्वी के बीच में, पर्यावरण से मिट्टी के बीच में। कभी पर्यावरण से मिट्टी, कभी मिट्टी से कहां जाती है? पर्यावरण जाती है। किस तरह घूमती रहती है नाइट्रोजन आपकी, वो इस चैप्टर के बिल्कुल अंत में कराऊंगा, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल, जिसका नाम है नाइट्रोजन चक्कर। वो इस चैप्टर के अंत में हम करेंगे। तो क्या आपको अपने दोस्त कैसे लगे? अच्छे दोस्त है, बट समस्या ये है कि कुछ अच्छे काम करने के साथ साथ ये हमारे लिए बुरे भी हैं। These are the bad to us। कहीं ना कहीं हमें ये नुकसान भी करवाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान जरूर करते हैं बेटा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये लोग बैड है बेटा। अब कहां बुरे हैं वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छाइयां पढ़ ली तो बुराइयां भी जानना जरूरी है। एक को आपको अगर संपूर्ण जानकारी लेनी है, इफ यू वांट टू नो समवन इन वेरी डिटेल, इन वेरी माइन्यूट डिटेल, यू हैव टू नो बैड एंड गुड बोथ ऑफ दैट पर्सन। तो हमने गुड जान लिया तो आल्सो वी हैव टू नो बैड बेटा। हमें बैड भी जानना पड़ेगा, कहां कहां हमारे नुकसानदायक है। गुड हमने किया है, बैड कहां होते हैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, और बैड के साथ साथ करवाऊंगा नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये भी अगले लेक्चर में करवाऊंगा। इसी प्रकार की एक्साइटिंग साइंस पढ़ने के लिए, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग साइंस पढ़ने के लिए, इसी प्रकार की
बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वे वाली साइंस पढ़ने के लिए और लैब साइंस के एग्जाम में साइंस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 50+ स्कोर करने के लिए आप अपने चैनल साइंस विजन पे आ सकते हो, अपने दोस्तों को मोटिवेट कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि वो आए, चैनल को विजिट करें, कंटेंट को देखें। और मेरी एक बार सभी विद्यार्थियों से जो इसको देख रहे हैं उनसे यही विनती है बेटा कि अगर आपको और ऐसे अच्छे काम चाहिए, एक ही एग्जाम थोड़ी है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे। साइंस इज ए वेरी टफ सब्जेक्ट। अब लोग क्या करते हैं, वो जो उनके पास पढ़ा है उसको यहाँ पे लिखवा देते हैं। ऐसे नहीं आती है साइंस, है ना, ऐसे नहीं आती है बेटा साइंस। We have to make it understand, we have to make it in the deep, we have to make the sense of the science बेटा। तो ऐसा करने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी साइंस करनी है, ऐसे ही विज्ञान करनी है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, और अगर सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ऐसे आपको टीचर्स की बढ़िया टीम चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कंटेंट को शेयर करो बेटा, और अपने साथियों दोस्तों को मोटिवेट करो कि इस छोटे से पौधे को एक पेड़ बनाने में हमारी मदद करे। आप सबका सहयोग हमारे लिए मोटिवेशन है, ऊर्जा है, एनर्जी है। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आजाद रहो, जिंदाबाद रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने सपनों को साकार करो, उनके चेहरे पे खुशियां लाओ। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।